हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कितने कार्बन की कंपाउंड है? बोलेंगे 3 कार्बन की कंपाउंड। इस प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर N। तो देखो, C4 प्लांट्स के अंदर C4 प्लांट्स कौन कौन से हैं? जैसे मेज या सुगर केन, बार्ली, इन सब में जो डार्क रिएक्शन होती है वो C4 पाथवे के थ्रू होती है। डार्क रिएक्शन जो होती है C4 पाथवे के थ्रू होती है। इसमें होता क्या है? तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो 3 कार्बन की कंपाउंड है, ये कार्बन के साथ कंबाइन करके कार्बन इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, इसके साथ कंबाइन करके सबसे पहले ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बना लेता है। और ये ऑक्जेलोएस्टिक एसिड 4 कार्बन की कंपाउंड है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, पेप्केज भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इसमें 4 कार्बन की कंपाउंड है, इसलिए ऐसे पाथवे को C4 पाथवे कहते हैं। C4 पाथवे। तो C4 साइकिल के अंदर पहला स्टेबल प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन की 4 कार्बन वाली ऑक्जेलोएस्टिक एसिड होती है, और ये रिएक्शन मीजोफिल सेल में होता है। C4 प्लांट के मीजोफिल सेल में होती है। तो इसका आंसर हम बोल सकते हैं कि C4 प्लांट, लेकिन ऑप्शन में यदि मीजोफिल सेल भी होता तो इसका आंसर हम लोग ये कर लेते, मीजोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट CO2 एक्सेप्टर है, प्राइमरी एक्सेप्टर है C4 प्लांट के अंदर, और उसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक वाज यूज्ड टू प्रूव सम फैक्ट्स अबाउट। अच्छा, पहला ऑप्शन है इसमें लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, बोथ A एंड B, और यहां पर डिफरेंट शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो देखो इधर फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, और ऑक्सीजन रिलीज होती है कहां से? जैसे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हम लिख लें CO2 प्लस H2O, और इस रिएक्शन से C6H12O6 के साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। बैलेंस इक्वेशन यदि देखें तो 12 मॉलिक्यूल वाटर से 6 मॉलिक्यूल वाटर रिलीज भी हो जाती है। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन यहां पे निकला, ये कहां से निकला? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन है या वाटर वाला? इसको चेक करने के लिए वाटर की ऑक्सीजन को ऑक्सीजन 18 रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन लेके एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो देखा गया कि ऑक्सीजन जो रिलीज होती है लाइट रिएक्शन में, ऑक्सीजन 18 वाली होती है। कहने का मतलब लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन कहां से निकलता है, इसके लिए रेडियो आइसोटोप टेक्निक इस्तेमाल किया गया था। दूसरी बात, डार्क रिएक्शन में जो कैल्विन साइकिल है, उस कैल्विन साइकिल के इंटरमीडिएट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी कार्बन 14 यूज किया गया था। कार्बन 14 यानी डार्क रिएक्शन, इसी को बायोसिंथेटिक पाथवे भी कह सकते हैं। तो डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन दोनों में इस्तेमाल किया गया था, इसलिए आंसर इसका हम लोग C करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द प्लांट विथ हैच एंड स्लैक पाथवे, इसी पाथवे को C4 पाथवे कहते हैं जो अभी पढ़े थे हम लोग। आर एडेप्टेड टू, ये कहां पाई जाती है? तो C4 प्लांट ट्रॉपिक्स में मिलता है, ट्रॉपिकल रीजन में होता है। तो ट्रॉपिकल प्लांट में ही C4 पाथवे पाई जाती है। तो ट्रॉपिकल रीजन जो होती है वो ड्राई वाली रीजन होती है। इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ वाला रीजन ट्रॉपिकल रीजन होती है,
जो कि ड्राई वाली पीरियड है, ड्राई वाली रीजन है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ह्यूमिड टेम्परेट, ये नहीं होगा। ड्राई टेम्परेट नहीं होगा। ह्यूमिड ट्रॉपिकल नहीं, ये ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में C4 प्लांट पाई जाती है। नेक्स्ट, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एटम है यहां पर, ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3PGL, ये 3 कार्बन के कंपाउंड है, आर यूटिलाइज्ड इन रीजेनरेशन ऑफ RUBP, रेब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये 5 कार्बन के कंपाउंड है, 5 कार्बन के कंपाउंड है। When 1 हेक्सोज, हेक्सोज मीन्स ये ग्लूकोज की बात कर रहा है, C6H12O6, इज फॉर्म्ड इन कैल्विन साइकिल। तो कैल्विन साइकिल में 6 मॉलिक्यूल RUBP, 6 मॉलिक्यूल RUBP जब 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करता है तो यहां से 12 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पहले बनता है, जिसकी रिडक्शन से 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। और इस 12 में से 2 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की प्रोडक्शन कर लेता है, C6H12O6। तो यही हो गया हेक्सोज। तो हेक्सोज की 1 मॉलिक्यूल बनने में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल यूज होते हैं। ठीक है, तो बचे हुए 10 मॉलिक्यूल से 6 RUBP की फॉर्मेशन हो जाती है। 10 मॉलिक्यूल जो RUBP 10 मॉलिक्यूल 3PGL है, इसकी 6 मॉलिक्यूल RUBP बना लेता है। तो अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एटम ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आर यूटिलाइज्ड। तो इसके 10 मॉलिक्यूल हो गए, 3 कार्बन वाले 10 मॉलिक्यूल हो गए, 3 कार्बन वाले 10 मॉलिक्यूल हो गए, यूटिलाइज्ड इन रीजेनरेशन ऑफ RUBP। तो RUBP के 6 मॉलिक्यूल बन जाते हैं, फिर इसके 6 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब एक बारी यहां पे कार्बन एटम की नंबर लेके हम लोग पढ़ लेते हैं। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एटम ऑफ ग्लिसरल्ड, कार्बन एटम बोला जा रहा है यहां पर, कार्बन एटम। तो यहां पे कितने हो गए, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 कार्बन की कंपाउंड है तो टोटल कितना हो गया 30। तो 30 कार्बन है इसकी। 10 मॉलिक्यूल 3PGL में टोटल 30 कार्बन है, और उससे बनेगा कितना 6 मॉलिक्यूल। 6 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है RUBP की। तो कैलकुलेशन यदि हम यहां पे कर ले, एक मिनट, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आर यूटिलाइज्ड इन द रीजनरेशन ऑफ RUBP 1 हेक्सोज मॉलिक्यूल, ये हमने लिख दिया हेक्सोज मॉलिक्यूल, और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 10 मॉलिक्यूल हैं, और इसके बन गए 6 मॉलिक्यूल। तो इसको यदि कैंसिल आउट कर लें तो ये हो गया 5 और ये हो गया 3। इसके 6 मॉलिक्यूल 5 कार्बन वाले, टोटल 30 कार्बन हो गई। एक बार इस कैलकुलेशन को दोबारा से मैं लिख रहा हूं। 10 मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाली, और यह है 6 मॉलिक्यूल 5 कार्बन वाली।
ये हो गया 2, 3 2 जा 6। इसे कैलकुलेशन अभी तुरंत देखते हैं हम लोग, तब तक हम लोग आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्लोरोफिल ए अपीयर्स इन डैश कलर एंड क्लोरोफिल बी अपीयर्स इन डैश कलर इन क्रोमैटोग्राम। तो अपनी एनसीईआरटी बुक में ब्लू और ग्रीन कलर दिखाई गई है। तो क्लोरोफिल ए अपीयर्स इन ब्लूइश ग्रीन और क्लोरोफिल बी येलोइश ग्रीन दिखता है। ए आंसर इसका कर लेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग NC4 प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज। तो अभी तुरंत एग्जाम्पल मैंने बताया था, मेज भी है, सॉर्गम भी है, सुगर केन भी है, इसलिए ऑल ऑफ दिस। ठीक है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस compares well with the absorption of spectrum of chlorophyll A. दूसरा है, chlorophyll A and other photosynthetic pigments absorb light energy for photosynthesis. तो है तो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस compares well with absorption spectrum of chlorophyll A. Yes, एक्शन स्पेक्ट्रम सिर्फ क्लोरोफिल ए की होती है, और क्लोरोफिल ए एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट। यस, एब्जॉर्प्शन कोई सा भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से हो रही है, बट जो सेंटर होती है, रिएक्शन सेंटर, वो क्लोरोफिल ए के सिंगल मॉलिक्यूल का बना हुआ होता है। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे कि दोनों करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन नहीं बोल सकते ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए अकर्स इन। तो ब्लू और रेड रीजन में होती है। तो इसमें देख लेते हैं, ब्लू ग्रीन, ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो ये और ये तो हुआ नहीं। ब्लू और रेड, यस, सी आंसर इसका कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए प्लांट इज केप्ट इन डार्क फॉर लॉन्ग। तो डार्क में रख दिए तो लाइट रिएक्शन नहीं होगी, लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो एटीपी और NADPH2 नहीं बनेगा, और यदि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट नहीं हो तो फिर डार्क रिएक्शन भी नहीं होगी। तो क्या लिखा हुआ है, स्टार्च विल बी सिंथेसाइज्ड इन क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है क्या, एटीपी विल बी सिंथेसाइज्ड, नहीं हो सकता है। NADPH विल बी सिंथेस, नहीं हो सकता ये भी, इसलिए आंसर नन ऑफ द अबव। स्टार्च सिंथेसिस बंद हो जाएगी ऐसे केस में। नेक्स्ट, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब यहां पर H+ से है। ड्यूरिंग ATP फॉर्मेशन इन फोटोसिंथेसिस अकर्स। तो जो क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलेक्वाइड होती है, थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में ये H+ जमा होता चला जाता है, ल्यूमेन के अंदर, मेम्ब्रेन से अंदर ल्यूमेन में। तो यही आंसर हो गया, इन ल्यूमेन ऑफ थाइलेक्वाइड्स। और यही एक्यूमुलेशन के कारण जो इस थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन पर ये जो ऑक्सीजोम है, इस ऑक्सीजोम से बाहर जब हाइड्रोजन आयन निकलता है तो ठीक इसी समय 1 ADP मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइन करके एक ATP की प्रोडक्शन कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, इन एंगलमैन्स एक्सपेरिमेंट। क्या किया था मैं पहले बता देता हूं। एंगलमैन्स ने एक वाइट सनलाइट को उसके 7 कलर में स्प्लिट कर दिया, डिस्पर्सन करवा दिया, और इसके बाद एक बैक्टीरिया क्लैडोफोरा की ग्रोथ करवाया। तो देखा कि वो किस रेंज में ग्रोथ ज्यादा कर रहा है। तो देखा गया कि जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा निकल रही है, क्लैडोफोरा का ग्रोथ वहीं ज्यादा हो रहा है, बैक्टीरिया का ग्रोथ वहीं ज्यादा हो रहा है।
और वो रेंज था रेड और ब्लू कलर वाला। तो ब्लू और रेड रेंज में ज्यादा ऑक्सीजन निकलती है, इसलिए बैक्टीरिया एक्यूमुलेट वहां पर होगा जहां रेड और ब्लू वाली रेंज होगी। तो एंगलमैन्स एक्सपेरिमेंट ये था। क्लैडोफोरा एक एरोबिक बैक्टीरिया है और उस एरोबिक बैक्टीरिया की एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ग्रीनिंग ये रीजन होना चाहिए रेड एंड ब्लू, यानी ये वाला स्टेटमेंट ठीक नहीं है। दूसरा क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस corresponds closely to absorption spectra of chlorophyll A, showing that chlorophyll A is the chief. Yes, ये सही है। नेक्स्ट है, some organisms do not release oxygen during photosynthesis। हो सकता है ऐसा, केमिकल रिएक्शन के थ्रू यदि फूड की सिंथेसिस हो रही हो तो ऑक्सीजन नहीं भी निकल सकता है। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एनऑक्सीजेनिक होते हैं, बिना ऑक्सीजन रिलीज करवाने वाले होते हैं, तो इसलिए ये सही है। नेक्स्ट, देयर अकर्स ए क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विथ रिस्पेक्ट टू लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन विद इन द क्लोरोप्लास्ट। There occurs clear division of labor with respect to light reaction। तो लाइट रिएक्शन होती है थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन के ऊपर और डार्क रिएक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। तो ठीक है, ये अलग अलग जगह पे हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर को कह रहा है ये। नेक्स्ट, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कैन लिबरेट, नहीं ये नहीं कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट जो हम लोग यहां पे देख रहे थे, दूसरा नहीं थर्ड वाला, कि रिलीज नहीं करता है, वो यही तो है। पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता, यानी फिफ्थ गलत हो गया, फोर्थ सही है, यानी सेकंड थर्ड फोर्थ ये करेक्ट है। आंसर हमारा ये हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल एंड हैच एंड स्लैक, अभी तुरंत पढ़े थे। हैच एंड स्लैक में ऑक्जेलोएस्टिक एसिड और कैल्विन साइकिल में 3 कार्बन वाली 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। तो हमें ऑर्डर वाइज बोलना है स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल। तो कैल्विन साइकिल 3 कार्बन वाला हो गया, ये 3 कार्बन वाला हो गया और ये 4 कार्बन वाला हो गया। तो 3 कार्बन एंड 4 कार्बन कंपाउंड रेस्पेक्टिवली, सी आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इन पिगमेंट सिस्टम 1, तो जो पिगमेंट सिस्टम 1 होती है इसकी रिएक्शन सेंटर मैक्सिमम 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए इसे रिप्रेजेंट किया गया है P700 से। तो हमारा आंसर ये हो गया सी। जबकि फोटोसिस्टम 2 होता है यदि, तो मैक्सिमम 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है वो, इसलिए P680 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आंसर इसका सी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है जो डबल मेम्ब्रेनस है, इसके अंदर अपनी डीएनए, सर्कुलर डीएनए आरएनए सिंथेसाइज कर सकता है। ये राइबोसोम 70S वाली होती है और इस कारण से इसको हम बोल सकते हैं कि सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेनस वाली है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सिंगल नहीं, गलत है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, बिल्कुल सही है, इसलिए बी आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू रीजेनरेट, सिर्फ रीजेनरेशन की बात करें तो 6 एटीपी चाहिए इसके लिए एक ग्लूकोज फॉर्मेशन में, और रिडक्शन में 12 एटीपी। तो यहां पे क्वेश्चन में है नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर रीजेनरेशन फेज ऑफ आरयूबीपी ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज, तो 6 एटीपी की जरूरत पड़ती है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन रीजन है, डार्क रिएक्शन इज प्योरली
एंजाइमेटिक रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में चाहिए एंजाइम, जैसे कि रूबिस्को एक एंजाइम है, बिना उसके रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा, तो ए तो सही है। नेक्स्ट है इट अकर्स ओनली इन एब्सेंस ऑफ लाइट, ये गलत है। कहीं भी एटीपी या एनएडीपीएच की फॉर्मेशन हो गई, चाहे लाइट में ही क्यों ना हो, तो डार्क रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए बी वाला गलत है, रीजन गलत है, असर्शन इसकी सही है। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल? क्लोरोफिल ए से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट सही है वो देखना है। इट इज सॉल्युबल इन पेट्रोलियम ईथर and shows maximum absorption peak at blue red region of visible spectrum. Next क्या है? It is the main photosynthetic pigment. ये सही बात है। Next है it acts as reaction center during light reaction. बिल्कुल सही है। It is bright blue green pigment. ये भी सही है। तो स्टेटमेंट इसके सारे सही हो गए, 1 2 3 एंड 4। आंसर इसलिए हम लोग कर लिए हैं ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड ऑन इनर साइड ऑफ थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। यस, सही बात है ये। जैसे थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है तो स्प्लिटिंग यहां पर होती है, इनर साइड थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, ड्यूरिंग केमियोस्मोसिस ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिलीज एनर्जी। केमियोस्मोसिस का मतलब हो गया कि जो एक्यूमुलेशन हुई है प्रोटॉन की इन ल्यूमेन H+, और ये जब बाहर आ रही है H+ स्ट्रोमा में, तो यहीं पर एटीपी की प्रोडक्शन हो जाती है। ये हो गया केमियोस्मोसिस। तो बोल रहा है ड्यूरिंग केमियोस्मोसिस ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। यस, ये जो ल्यूमेन में अधिक प्रोटॉन और स्ट्रोमा में कम प्रोटॉन है, इसी के कारण प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होती है इस मेम्ब्रेन, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस, और यहां से हाइड्रोजन आयन आ जाता है स्ट्रोमा में। जिस समय आता है ठीक इसी समय एक एडीपी मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइन करके एटीपी की प्रोडक्शन कर लेता है। तो ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया डी, बोथ करेक्ट, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहां पर एक थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनी है, ये एनसीईआरटी में बना हुआ है, और फोटोसिस्टम 2 है यहाँ पर लेफ्ट साइड, फोटोसिस्टम 1 जिसकी रिएक्शन सेंटर को P700 से और 2 वाले के रिएक्शन सेंटर को P680 से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इस पे सनलाइट आती है तो ये स्प्लिटिंग होता है। ठीक है, ये अंदर में ल्यूमेन है, ये बाहर की तरफ इसमें स्ट्रोमा है, और ये है ऑक्सीजोम। ठीक है, ऑक्सीजोम में इसका हेड है, या इसको F1 पार्टिकल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है, ये वाला पूरा का पूरा थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन है। ये आउटर साइड इसका हो गया थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, और इनर साइड हो गया इधर। तो ये जो सी वाला पोर्शन है ये तो हो गया ल्यूमेन, और ए वाला हो गया थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन। डी जो दिया हुआ है ये F1 पार्टिकल, और बी यहां पे जो दिया हुआ है इसको साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स कहते हैं, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। अब एक एक करके इसमें पहचान लेते हैं हम लोग। तो ए यहां पर थाइलेक्वाइड है, ये सही है, और बी कहां लिखा हुआ है? बी यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? F0 पार्टिकल, ये गलत है, F0 पार्टिकल नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, सी को यहां पे लेबल किया हुआ, ये इसका एक्चुअली ल्यूमेन, तो ये बीच वाला पोर्शन हुआ, और ये वाला पोर्शन हो गया इसका F0 पार्टिकल। ठीक है, यानी सी है F0 पार्टिकल। तो ए है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नहीं थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, ये भी गलत है। ए थाइलेक्वाइड है, बी है हाइड्रोजन कैरियर, यस
साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को हाइड्रोजन कैरियर बोल सकते हैं। सी है प्रोटॉन पंप। डी है कैटालाइटिक यूनिट ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। एक बार डी भी पढ़ लेते हैं। ए है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। बी है इसमें साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। सी है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चैनल। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट यदि चैनल के थ्रू हो जाए तो इट इज फैसिलिटेटेड मूवमेंट बोला जा सकता है इसको। और डी क्या है? कैटालाइटिक यूनिट फॉर एटीपी फॉर्मेशन। तो यहां पर ये वाला प्रोटॉन पंप, पंप का मतलब क्या होता है? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में ट्रांसफर करने वाला, वो सी नहीं है। ये हायर से लोअर की तरफ मूव करवा रहा है, पंप नहीं हुआ, ये चैनल हुआ। इसलिए हमारा आंसर डी वाला एक्यूरेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग C4 प्लांट? पहला ऑप्शन है द कार्बन फिक्सेशन इज कैटालाइज्ड बाय पीपी कार्बोक्सिलेज। यस, अभी तुरंत हम लोग बात कर रहे थे कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट in presence of carbon in the form of bicarbonate ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में। ये तो सही है। नेक्स्ट है मीजोफिल सेल लैक रूबिस्को एंजाइम। मीजोफिल सेल लैक, हाँ मीजोफिल में रूबिस्को होता नहीं है। तो हमें क्या बताना है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग C4 प्लांट? पढ़ते हैं आगे। फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट, ये भी सही है। ये सारे सही स्टेटमेंट है, इसलिए आंसर मोर देन 1 कर सकते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दिस होता है तो वही आंसर होता है। अगले क्वेश्चन में व्हेन ऑक्सीजन बाइंड्स विथ रूबिस्को, रूबिस्को एक एब्रिविएशन है एंजाइम का, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, C फॉर कार्बोक्सिलेज, O फॉर ऑक्सीजनेज। तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेस में ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना लेता है जो कैल्विन साइकिल में इंटर कर गया, लेकिन ऑक्सीजन एक्सेस में प्रेजेंट हो तो ये बना लेता है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट जो फोटो रेस्पिरेशन में इंटर कर जाती है। तो यहां पर यही क्वेश्चन है कि जब ऑक्सीजन ज्यादा रहे, ऑक्सीजन बाइंड करता है रूबिस्को से, तो क्या होता है ये? तो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट की फॉर्मेशन हो जाती है। ऑप्शन यहां पे पढ़ लेते हैं, फॉस्फोग्लिसरेट। अच्छा, ये क्या है? फॉस्फोग्लिसरेट। थर्ड में है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फोर्थ में है फॉस्फोग्लिसरेट। नहीं, ग्लाइकोलेट है, ग्लाइकोलेट नहीं बनता, फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। फॉस्फोग्लिसरेट। अच्छा, 2 ऑप्शन है। यस, पढ़ लेते हैं फिर से। व्हेन ऑक्सीजन बाइंड्स विथ रूबिस्को RuBP इज कन्वर्टेड इनटू, पहले तो फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। तो फॉस्फोग्लिसरेट कौन कौन सा हो गया? फॉस्फोग्लिसरेट, एक तो ये ऑप्शन हो गया, और फॉस्फोग्लिसरेट ये भी है। 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, नॉट ग्लिसरेट। यहां पर बनेगा 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट। और ये अब यहां से ट्रांसफर हो जाती है, पहले तो फॉस्फेट निकल के ग्लाइकोलेट की फॉर्मेशन करेगा और ग्लाइकोलेट ट्रांसफर होके चला जाता है पैरोक्सिसोम में, जहां पर फर्दर ऑक्सीडेशन से ग्लाइसिन बनती है। ग्लाइसिन चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक सेरीन बनता है, वो सेरीन फिर से वापस आ जाता है पैरोक्सिसोम में, और फाइनली जब क्लोरोप्लास्ट में वापस आता है तो ग्लिसरेट बनता है। तो ग्लाइकोलेट पहले बनेगा और बाद में ये ग्लिसरेट की फॉर्मेशन कर लेगा, ग्लिसरेट। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड
फॉस्फोग्लिसरेट, यस ये वाला आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। डार्क रिएक्शन आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम एंड आर मोर सेंसिटिव टू डैश देन लाइट रिएक्शन। टेम्परेचर, एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव, मोस्ट टेम्परेचर सेंसिटिव है, तो सब कुछ सेंसिटिव बट टेम्परेचर के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होती है। ठीक है, डार्क रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम एंड आर मोर सेंसिटिव बोला जा रहा है, तो है तो सेंसिटिव सारा बट टेम्परेचर सेंसिटिव होती है ज्यादा। नेक्स्ट, इमर्शन इनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप। अब समझ लेते हैं पहले। जैसे मोनोक्रोमैटिक लाइट दी जाए ग्रीन लीफ को तो देखा जाता है कि 680 नैनोमीटर तक फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ती चली जाती है और अचानक से 680 के बाद 700 नैनोमीटर तक फोटोसिंथेटिक रेट डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है मोनोक्रोमैटिक लाइट में। तो इमर्शन की फर्स्ट इफेक्ट है रेड ड्रॉप, कि जब 680 नैनोमीटर से बड़ी लाइट होगी तो फोटोसिंथेटिक रेट कम हो जाती है। लेकिन दोबारा से ऐसे लाइट में मिक्स कर दिया जाए लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट तो ये फोटोसिंथेटिक रेट को दोबारा से इनहांस कर देता है, इसलिए सेकंड इफेक्ट को बोलते हैं इमर्शन इनहांसमेंट इफेक्ट। रेड ड्रॉप फर्स्ट इफेक्ट हो गया, इमर्शन इनहांसमेंट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट हो गई। और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू सबसे पहले यह बताया गया था कि निश्चित रूप से दो अलग अलग फोटोसिस्टम होता है प्रेजेंट लीफ में, ग्रीन लीफ में, जो 680 नैनोमीटर तक की लाइट को मतलब शॉर्टर वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला अलग होता है, लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला अलग होता है फोटोसिस्टम। तो दो फोटोसिस्टम का पता चलता है इमर्शंस के इसी दोनों एक्सपेरिमेंट से, एक तो इनहांसमेंट इफेक्ट और एक रेड ड्रॉप। तो क्वेश्चन है इमर्शंस इनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप have been instrumental in discovery of two photosystem operating simultaneously। दूसरा ऑप्शन है फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक नहीं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं, फॉस्फोराइलेशन नहीं, टू फोटोसिस्टम को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक पाथवे बनी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, हमें यहां पे पहचानना है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो यहां पर जब सनलाइट आ रही है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, तो लाइट को ये एब्जॉर्ब किया और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में ट्रांसफर हो गया और अब यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पास होगा। तो ये जो सी वाला यहां पे है ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है एनर्जी के टर्म में कि ऊपर की तरफ जो है यहां पे मॉलिक्यूल उसकी एनर्जी लेवल हायर और जो नीचे की तरफ है उसकी एनर्जी लेवल लोअर है। तो यहां LHC से जो बी में जा रहा है ये भी हायर है, अपहिल ट्रांसपोर्टेशन, ए भी अपहिल है लेकिन सी वाला डाउनहिल ट्रांसपोर्टेशन है। तो ए अपहिल, बी यहां पे डाउनहिल है, ए ऑप्शन में ठीक नहीं है, बी वाला अपहिल अपहिल ये ठीक है और सी डाउनहिल है, इसलिए आंसर इसका हम लोग बी कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे एक्सपेरिमेंटल ऑक्सीजन एंट्री इन ऑल सेल्स ऑफ लीफ ऑफ C4 प्लांट वुड इनहिबिट CO2 fixation reaction in bundle sheath cell, mesophyll cell, both, neither A nor B। तो अभी तुरंत पढ़े हम लोग कि जैसे एक ये मान लेते हैं मेसोफिल सेल है, ये जुड़ा हुआ रहता है बंडल शीथ सेल के साथ। तो मेसोफिल सेल में CO2 की फिक्सेशन होती है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से और CO2 इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट कंबाइन करके ये ऑक्सैलोस्टिक एसिड बना लेता है जो कि रिड्यूस होके मैलिक एसिड और मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होके बंडल शीथ में चली आती है, बंडल शीथ सेल में।
और मैलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। मैलिक एसिड 4 कार्बन की कंपाउंड है और एक कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलता है तो पैरुविक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है और यही कार्बन डाइऑक्साइड कैल्विन साइकिल में इंटर करके ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर लेता है। कहां पर? बंडल स्थित सेल में। ठीक है, इसी बंडल स्थित सेल में रूबिस्को प्रेजेंट होता है, लेकिन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत कम होती है और इस कारण से यहाँ फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है। यहां पर रूबिस्को है ही नहीं मेसोफिल सेल में, इसलिए फोटो रूबिस्को नहीं होने के कारण फोटो रेस्पिरेशन यहां होती ही नहीं है। तो यहां लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल ऑक्सीजन एंट्री इन ऑल सेल्स ऑफ लीफ ऑफ C4 प्लांट वुड इनहिबिट CO2 फिक्सेशन रिएक्शन इन, इनहिबिट बोल रहा है। ठीक है, तो बंडल स्थित सेल में यहां पर फिक्सेशन नहीं हो सकती है। एक्सपेरिमेंटल ऑक्सीजन एंट्री इन ऑल सेल्स ऑफ लीफ ऑफ C4 प्लांट वुड इनहिबिट CO2 फिक्सेशन रिएक्शन इन, यहीं पर होगा। CO2 फिक्सेशन मेसोफिल सेल में हो रही है, यहां देख रहे हैं हम लोग, बंडल स्थित सेल में नहीं हो रही है। तो इसका आंसर हम लोग कर लेंगे ए। अब एक क्वेश्चन जो रह गया है हमारा यहां पर, एक बारी देख लेते हैं वो कैलकुलेशन भी। कौन सा था क्वेश्चन नंबर? हाँ, एक बारी ये क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एटम ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate are utilized in generation of RUBP when one glucose molecule, ये तो मैंने ठीक बनाया, और इसके 10 मॉलिक्यूल भी हमें चाहिए और टोटल इसके 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, इसलिए आंसर हम लोग यहां पे 5/6 कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक 2-2 मॉलिक्यूल जब कंबाइन करता है तो एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करता है और RUBP के यहाँ पर 5 कार्बन होते हैं, 6 मॉलिक्यूल, दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो वापस 30 कार्बन यहाँ बन जाएगा और यहाँ भी 10 मॉलिक्यूल मिलके यहाँ भी टोटल 3 कार्बन की कंपाउंड है, 30 कार्बन यहाँ भी बन गए, इसलिए रेशियो 5/6 ही होगा यहाँ पर। तो ये कैलकुलेशन भी मैंने बता दिया और इस तरीके से हम लोग ये एक टिपिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस की है वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर लिए। बाय बाय।